वेलकम टू speed-earning.in। स्टॉक मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए हम लोग साथ हैं और बहुत खुशी हो रही है देख के कि आप कितनी तेज़ी से और कितनी कंफर्टेबल तरीके से सीख रहे हैं और आपका जो फीडबैक हमको मिल रहा है वो हमको काफ़ी मोटिवेट करता है। और जब आप कहते हैं कि आपको अपने फ़ी का पूरा वैल्यू मिल रहा है बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा मिल रहा है तो हम और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए काम करने में जुट जाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि जब आप किसी चार्ट को देखते हैं किसी भी स्क्रिप्ट के लिए, स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो, जब चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए। जब हमने किसी को कहा कि चलो चार्ट देख लेना, तो कुछ लोग जो चीज़ों को बहुत गहराई से नहीं समझते हैं, ज़्यादा अनुभवी नहीं है, वो कहते हैं हाँ सर देख लिया चार्ट। क्या देखा चार्ट में? ठीक है, थोड़ी बहुत लाइन्स देख ली, ऊपर नीचे देख लिया और उनको लगता है कि उन्होंने देख लिया। जबकि जितनी बारीकी से आप ऑब्जर्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा डेप्थ आपके अंदर मार्केट की आएगी। तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ख़ास तौर से गौर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिंग रेंज। किसी भी दिन में, महीने में, साल में या कई सालों में ट्रेडिंग रेंज को देखिए, हाई और लो के बीच का डिफरेंस क्या है। ये देखना है हमको कि एक दिन में कितना से कितना मूवमेंट हो सकता है, मैक्सिमम कितना बढ़ सकती है चीज़, मैक्सिमम कितना गिर सकती है। यही चीज़ महीने में, साल में और 10 सालों में भी आपको देखनी है। इससे आपको किसी भी स्टॉक के या कमोडिटी के बिहेवियर का, उनके मूवमेंट का तरीका पता लगता है। फिर दूसरी चीज़ होगी ट्राई टू फाइंड सम रिपीटिंग पैटर्न्स। आप कुछ रिपीट होते हुए पैटर्न्स देखिए कि आज कल जो हुआ, परसों जो हुआ वो तो आज होता ही नहीं है, लेकिन जो 10 दिन पहले हुआ वो आज फिर से रिपीट हुआ, ये हो सकता है। आपको ये पता चल सकता है कि निफ्टी के शेयर्स में 20 दिन बाद एक अच्छा मूवमेंट आ जाता है बाइंग का। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात है तो उसमें 3-3 महीने बाद मूवमेंट आता है अच्छी तेज़ी का, बीच में रेंज बाउंड रहता है लंबे समय के लिए एक स्मॉल एंड मिड कैप, तो वो चीज़ समझ में आ सकती है बड़े अच्छे तरीके से। या कमोडिटी में सिल्वर को हम लोग देखेंगे तो पता लगेगा कि वो एक ब्रॉड रेंज में तो कम से कम 3 सालों से है और एक नैरो रेंज में पिछले 8 महीने से। ब्रॉड रेंज मतलब हम कह सकते हैं कि 33-34 हज़ार से लेकर 45 हज़ार, नैरो रेंज हम कह सकते हैं 33-34 हज़ार से लेकर 38-39 हज़ार की। तो ऐसे बारीकी से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। फिर ये देखना है कि जब भी ये भागता है तो क्या भागने से पहले नीचे एक डिप बनता है, अचानक से नीचे जाता है और उसके बाद उछल जाता है। इस तरह के बिहेवियर को फ्रॉग लेग मूवमेंट कहा जाता है। जब भी मेंढक कूदता है आगे की तरफ तो पहले अपने बदन को पीछे खींचता है और फिर एकदम आगे जंप करता है। तो कई बार ऐसा सडन डिप आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर आपको इस बात का ख्याल हो कि कोई भी अच्छा शेयर जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसमें अचानक से डिप आया और उसके बाद वो उछल के ऊपर चला गया, तो आप वो डिप में एक पार्ट बाइंग तो कर ही सकते हैं। पूरा करना तो रिस्की हो सकता है लेकिन पार्ट बाइंग में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन स्क्रिप्ट एंड सेक्टर। मतलब मैं अगर बात कर रहा हूँ आईटी की, तो आईटी का इन्फी से क्या रिलेशन है। जब आईटी सेक्टर चलता है तो क्या इन्फोसिस ऊपर चलता है, जब आईटी सेक्टर चलता है तो टेक महिंद्रा कैसे चलता है। फिर इन्फोसिस टेक महिंद्रा का आपस में रिलेशन देखें कि एक ब्लू चिप शेयर है, एक रिलेटिवली मिड कैप है, तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, साथ में कैसे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। और फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि रोड मार्केट इंडाइसेस मतलब निफ्टी के साथ में या सेंसेक्स के साथ में इनका क्या रिलेशन है। जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तो इन्फीटेक महिंद्रा ऊपर जाते हैं या फिर सेंसेक्स के नीचे आने में ये ऊपर जाते हैं। इनका बिहेवियर कॉन्ट्रेरियन भी हो सकता है। जब बाज़ार में तेज़ी आती है तब तो इनमें एक हल्की सी सेलिंग या ठहराव रहता है, जब बाज़ार में मंदी आती है तो सबसे ज़्यादा बाइंग इनमें आता है। तो अलग अलग सेक्टर्स का ग्रोथ, सेक्टर्स के भी चार्ट आपको इस तरीके से देखना चाहिए जैसे स्क्रिप्ट के देखते हैं। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कौन से सेक्टर ही पूरे के पूरे डबल या ट्रिपल से ज़्यादा लेवल पे खड़े हुए हैं, पिक पे खड़े हुए हैं और पहले कैसे ये रेंज बाउंड हो गए थे और 4-4 सालों तक इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली चीज़ कि कोई नैरो या ब्रॉड रेंज अगर आपको मिल रही है वहाँ पे तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे। फिर वहाँ पे बैठ के आपको होमवर्क करना होगा कि मैं इसको खरीदता तो क्या गिरावट का जवाब था मेरे पास। अगर मैं इसको बेचता कहीं गिरावट के समय में तो उसके पलटने पे एकदम बुलिश रिवर्सल हो जाए, वो ऊपर जाने लगे, उसका जवाब था मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता था।
क्या आप कॉल या पुट खरीद के अरेंजमेंट कर सकते थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इसी महीने आएगा, ये पक्का नहीं है, अगले 2-3 महीने में मूवमेंट आ सकता, तो क्या फ्यूचर से हेजिंग कर करके आप उस मौके का फ़ायदा उठा सकते थे, या फिर कैश मार्केट में इक्विटी में टुकड़े टुकड़े में अक्यूमुलेट करके आप उस रिवर्सल का फ़ायदा उठा सकते थे। आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देखनी होगी। पास्ट चार्ट्स को देखिए, वहाँ से रीडिंग उठाइए मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, और देखिए आंकड़ों में रिजल्ट क्या आया है। उसके बाद हाउ कैन यू यूज़ दोस रेंजेस प्रैक्टिकली, डेली प्राइसेस रिकॉर्ड कीजिए और फुल प्रूफ मेथड्स डेवलप कीजिए कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम जो सोच रहे हैं उसका उल्टा भी हो जाए तो कैपिटल सेफ रहे, और हम जितना सोच रहे हैं उतना मूवमेंट ना भी आए तो भी हमको एक रीज़नेबल प्रॉफिट मिल सके। क्योंकि जब भी आप बिज़नेस करते हैं तो हर चीज़ हर हालात आपके हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके हाथ के बाहर है, लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए उनको तो कंट्रोल करो। अपनी कैपिटल को और उस कैपिटल को डालने के तरीके को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और उस तरीके से जो इमोशन आपके अंदर पैदा होती है, जो लालच है, जो डर है आपके अंदर चल रहा है, उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपके अपने कंट्रोल की उस पर आप अगर ध्यान रखते हैं तो बाहर की चीज़ों का अपने आप जवाब देना आपको आ जाता है। उसके बाद में कोरिलेशन, एक ही सेक्टर की अलग अलग स्क्रिप्ट्स का कोरिलेशन कैसा है, आप ये देख सकते हैं कि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर सेक्टर मेटल पकड़ लिया या मैंने बैंक्स पकड़ लिए, तो मैं ये देखूंगा कि लार्ज कैप बैंक, मिड कैप बैंक और स्मॉल कैप बैंक के बिहेवियर में किस तरह का फ़र्क था, वो कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं, और अगर मैं उनमें अपना पैसा लगा के रखता हूँ तो कितने रिस्क और कितने समय में कहाँ से कितना रिटर्न मिलता है। तो क्या मैं उनका कोई कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि 60% पैसा मैं लार्ज कैप बैंक में डाल दूँ, मिड कैप में मैं अपना 25% और स्मॉल कैप में 15% ज़रूर डालूँ, रिस्क है लेकिन उससे रिटर्न कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्मॉल कैप बैंक आपको कई बार पता लगता है कि 40 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर डबल हो गई, तो उसका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। लेकिन किस कंपोजिशन में, आपका किस तरह का कंपोजिशन रहेगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, रिस्क और रिटर्न का, ताकि आप सुरक्षित रहते हुए थोड़ा बेहतर फ़ायदा उठा सकें, कमा सकें। फिर अप्स एंड डाउन्स ऑफ वॉल्यूम विथ अप एंड डाउन प्राइस अप डाउन हो रही है तो वॉल्यूम कैसे अप डाउन हो रहा है, क्या वॉल्यूम के अप डाउन से हमको थोड़ा सा इशारा मिल जाता है क्या प्राइस में भी अप डाउन होने वाला है, या ये अप डाउन मेंटेन रहेगा, किस तरह का बिहेवियर रहेगा प्राइस का वॉल्यूम के साथ में, इसको गौर से देखना है। और फिर आपको देखना है कोई पर्टिकुलर टाइमिंग पैटर्न, क्योंकि टाइमिंग पैटर्न आपको सबसे ज़्यादा मदद करता है इस चीज़ में कि किस समय ट्रेड करना ज़्यादा सेफ है, दिन के किस स्लॉट में, महीने के किस स्लॉट में, या साल के किस स्लॉट में, हम ये समझ सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का आप चार्ट देख रहे हैं और आपको अचानक पता लगा कि एकदम से कोई चीज़ 40 रुपये से 70 रुपये हो गई, तो जहाँ पे आम आदमी 40 रुपये से 70 रुपये पे उस स्टॉक को बेच रहा है, आपने अगर चार्ट देख लिया तो आप समझ सकते हैं कि 70-75 के बाद तो एक नई तेज़ी आएगी, असली रियल बुलिश मूव। वहाँ पे 70, 75, 65 पे आप इकट्ठा कर रहे हो चीज़ों को, और वही चीज़ 3 महीने के अंदर 120, 160 दिखा रही है। ये सब चीज़ें चार्ट के देखने से ही आएगी। इसको रिकॉर्ड कीजिए, और इस तरह का रिकॉर्ड रखने से आपको इंट्राडे और पोजिशनल डिसीजन में पूरी ताकत मिलेगी। जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना सीखेंगे, जितना सीखेंगे उतना ज़िंदा रहेंगे और उतना ही कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हमको क्लास के लिए फ़ोन करते रहिए रेगुलर, और जितना आप इन्वॉल्व होंगे हम उससे कई गुना ज़्यादा सिखाने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू।